द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर के अंदर अपने अंतराण्विक जो बलों की बात कर रहे थे। और अंतराण्विक बल क्या थे, अपने कहा था कोई भी कण जैसे परमाणु या अणु जो है उसके मध्य, परमाणु या अणुओं के मध्य जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है, उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अपने क्या कहा था, अंतराण्विक बल कहा था। इस अंतराण्विक आकर्षण बल के अंदर अपने जो पहला बल था वो अपने अध्ययन किया था, द्विध्रुव आघूर्ण को अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में दूसरा जो अंतराण्विक आकर्षण बल की कैटेगरी में आता है, जिसे अपने नाम देते हैं प्रकीर्णन बल। प्रकीर्णन बल या जिसे अपने बोल सकते हैं लंदन बल। प्रकीर्णन बल या लंदन बल क्या है, जैसे अपने सामान्य अगर किसी परमाणु को अगर देखा जाए तो सामान्य परमाणु क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का जो अभ्र है वो सममित प्रकार का होता है। जैसे ये परमाणु है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ये परमाणु के अंदर संपूर्ण रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र जो है वो कैसा होता है, सममित होता है, सिमेट्रिकल टाइप का होता है। मतलब अब जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ये किसी एक तरफ नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके अंदर पूर्ण रूप से इस तरह से बटे हुए होते हैं। संपूर्ण परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सममित रूप से बटे हुए होते हैं। ये नहीं है कि सामान्य परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक तरफ हो और एक तरफ परमाणु इलेक्ट्रॉन न हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो परमाणु है उस परमाणु में जो इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश अभ्र जो अपने सममित प्रकार का बताया था, वो इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्र सममित न रहकर असममित हो जाता है। अब ये असममित होने के पीछे का जो कारण क्या हो सकता है कि कई बार अपने देखते हैं कि जो परमाणु जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश अभ्र था वो कैसा हो जाता है, असममित प्रकार का हो जाता है। तो एक परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र है वो कैसा हो गया, असममित प्रकार का हो गया। क्योंकि नाभिक को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन को भी प्रतिकर्षित करता है। तो जैसे नज़दीक आए तो ये नाभिक एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रतिकर्षण के कारण से इनका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है वो इलेक्ट्रॉन अभ्र कैसा हो जाता है, असममित प्रकार का हो जाता है। अर्थात ये जो अणु हैं, इन अणु में या इन परमाणुओं के अंदर ताक्षणिक रूप से द्विध्रुव का गुण आ जाता है। क्या हो जाता है इसके अंदर, ताक्षणिक रूप से द्विध्रुव गुण इनके अंदर आ जाएगा। मतलब ताक्षणिक का मतलब क्या है, अचानक इनके अंदर एक ध्रुवीयता का गुण इन परमाणु या अणुओं में देखने को अपने को मिलता है। ये हुआ कैसे कि जब दो परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र है वो कैसा हो गया, असममित प्रकार का हो गया, अनसिमेट्रिकल प्रकार का हो जाता है। जिसके कारण से उनके जो अध्रुवीय जो अणु थे वो अध्रुवीय अणु किस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, ध्रुवीय अणुओं की तरह से व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहले ही क्या थे, अध्रुवीय थे, लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक आए तो नज़दीक आने के कारण से क्या हो गया, एक ध्रुवीय अणु की तरह से इनका व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसी परिघटना के कारण से हो सकता है, इस परिघटना को ही अपने क्या कहा गया है, प्रकीर्णन बल या लंदन बल इसे नाम दिया जाता है। ये जो प्रकीर्णन या जो लंदन बल है ये अल्पकालिक होता है, अर्थात ताक्षणिक होता है। जैसे अपने यहाँ पर बताया है कि ये जो बल है कैसा होगा, अल्पकालिक होगा। और इसमें जो द्विध्रुव बनता है वो द्विध्रुव कैसा बनता है, एक अस्थायी द्विध्रुव बनता है। ठीक है, कब बना, जब एक दूसरे के नज़दीक आए तभी बना। जैसे ये परमाणु एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो था वो असममित प्रकार का हुआ था, वो वापस कैसा हो जाता है, सममित प्रकार का हो जाता है। और वापस जो परमाणु ध्रुवीय थे वो ध्रुवीय परमाणु किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अध्रुवीय परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो चीज़ थी, ये जो अपने बात कर रहे हैं कि जो अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो इसमें निर्मित हो रहा है, ये पहली बार एक हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर ही इनको नाम दिया जाता है आज
लंदन बल। तो इसको सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट है हमारे लंदन, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इन बल को नाम क्या दे दिया जाता है, लंदन बल नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार का जो बल अपने को देखने को मिलता है वो कहता है कि इस प्रकार का बल अपने को जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, उन निष्क्रिय गैसों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल किस प्रकार का होता है, प्रकीर्णन बल या लंदन बल उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, कि जब वो गैसें एक दूसरे के संपर्क में आएगी या नज़दीक आएगी तब तो ये बल उत्पन्न हो जाएगा, अस्थायी रूप से है। और जैसे ही वो गैसें एक दूसरे से दूर जाती है उनके अंदर जो विद्यमान ये जो बल है वो क्या हो जाता है, वापस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो बल है हमेशा आकर्षण बल होते हैं। इस प्रकार का जो बल किसके कारण से उत्पन्न होता है, अपने पास बात कर सकते हैं कि आकर्षण के कारण से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, आकर्षण बल ही होते हैं। जैसे अपने अंतराण्विक बल में दिया गया था आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, लेकिन इस प्रकीर्णन बल या लंदन बल में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होता है, आकर्षण बल ही इनके अंदर मौजूद होता है, प्रतिकर्षण बल इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो इन अस्थायी द्विध्रुवीय अणुओं के बीच में जो यहाँ पर अस्थायी द्विध्रुवीय अणुओं के बीच में जो यहाँ पर एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा, उस आकर्षण बल को अपने यहाँ पर क्या नाम देंगे, लंदन बल या प्रकीर्णन बल इसे नाम दिया जाता है। और ये भी जो बल है दो अन्योन्य क्रियाकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बल है वो बल का अपने मान करें कितना होता है, इसका मान वो बताता है कि दो अन्योन्यकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घातांक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इन बलों का मान है कि जो प्रकीर्णन बल है या जो लंदन बल है वो कितना होता है। आर यहाँ पर क्या है, जो आर आपने प्रदर्शित किया है, आर है दो कणों के बीच की दूरी। आर यहाँ पर दो कणों के बीच की दूरी को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा लंदन बल या प्रकीर्णन बल हो गया। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास जो यहाँ पर बल करते हैं वो करते हैं अपने द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। अब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल क्या है, जैसे अपने बात करें कि एक अणु तो था ध्रुवीय और दूसरा अणु कैसा था, अध्रुवीय प्रकृति का था। ठीक है, एक अणु कैसा था, ध्रुवीय प्रवृत्ति का था और दूसरा अणु क्या था, अध्रुवीय प्रवृत्ति का था। तो जो ध्रुवीय प्रकृति का जो अणु है उसने अध्रुवीय अणु के अंदर ध्रुवणता उत्पन्न कर दी। जो ध्रुवीय प्रकृति का अणु होता है वो क्या करता है, अध्रुवीय अणु के अंदर क्या उत्पन्न कर देता है, ध्रुवणता उत्पन्न कर देता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। ठीक है, तो किसी एक अध्रुवीय अणु ने क्या किया, जो ध्रुवीय अणु है वो अध्रुवीय अणु को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। जैसे हमारे पास कोई ए बी एक अणु है, ये ए और बी, इनमें से बी की विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा है और ए की विद्युत ऋणता का मान कम है। तो ये इसके अंदर साइन लगा दिया आपने, अधिक कम ध्रुवीय अणु से अधिक ध्रुवीय अणु की तरफ। तो ये हमारे पास एक ध्रुवित अणु है। ठीक, और एक स्थायी ध्रुवित है, ये भी ध्यान रखना है कैसा अणु है, एक स्थायी ध्रुवित अणु है। जैसे प्रकीर्णन बल या लंदन बल में देखा था, एक अस्थायी अणु लिया था आपने। अब इसी तरह से इसके संपर्क में कोई अध्रुवीय अणु आता है, ये कैसा है अणु, अध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु के संपर्क में कैसा अणु आया, अध्रुवीय अणु इसके संपर्क में आता है। तो जो ये ध्रुवीय अणु होगा वो ध्रुवीय अणु इस अध्रुवीय अणु को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये धनावेशित भाग है इसका और ये ऋणावेशित। तो ये क्या करेगा, ऋणावेशित भाग जो
इस अध्रुवीय अणु के नाभिक को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और नाभिक को आकर्षित करेगा जिसके कारण से, और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इसके कारण से इसमें भी क्या उत्पन्न हो गया, ध्रुवणता का गुण उत्पन्न हो गया। तो पहले ये अणु कैसा था, अध्रुवीय अणु था, और अब इसके अंदर क्या हो गया, ध्रुवणता का गुण हो गया। तो अध्रुवित अणु में यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ये कैसा है, हमने कहा था अध्रुवीय अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और अब यहां पर जो आकर्षण बल पैदा होगा उस आकर्षण बल को अपने क्या नाम दे देंगे, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो यहां पर ये पहला कैसे था, अध्रुवीय था, लेकिन इस ध्रुवीय अणु की प्रेरणा से, इसलिए इसको बोला गया अध्रुवीय अणु प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, कि इस ध्रुवीय अणु की प्रेरणा से जो अध्रुवीय अणु है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवित प्रकृति का हो जाता है। इसी परिघटना को, इस प्रकार के बल को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर इस प्रकार के बल को अपने नाम देंगे यहाँ पर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, इसे नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये जो बल है, इस बल की बात करें तो यह स्थिति में आकर्षण बल के जो 1 जो r की पावर जो 6 है, इस बल की क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 r की पावर 6 की क्या होता है, समानुपाती होता है। और r अपने वही बात करते हैं, r 2 अणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। r यहाँ पर क्या, 2 अणुओं के बीच की दूरी को यहाँ पर क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब इसका जैसे उदाहरण लेते हैं कि कोई एक अध्रुवीय अणु है और एक हमने क्या लेते हैं, ध्रुवीय अणु लेते हैं। तो एक ध्रुवित प्रकृति का अणु ले लेते हैं अपने यहाँ पर, और एक कैसा ले लेते हैं, अध्रुवित प्रकृति का अणु यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास अणु था HCl, तो HCl किस प्रवृत्ति का है, ध्रुवित प्रवृत्ति का है, आंशिक रूप से धनी, और ये आंशिक रूप से ऋणी, और ये आंशिक रूप से क्या हो गया, धनी। इसके संपर्क में किसी अध्रुवीय अणु को इसके संपर्क में लेकर आए, HCl अणु के संपर्क में अपने क्या लेते हैं, तो इसके संपर्क में हमने लेकर आए, जैसे Cl2 को लेकर आते हैं। तो Cl2 कैसा है, एक अध्रुवीय अणु है, ये कैसा है, ध्रुवीय अणु, और ये कैसा है, अध्रुवीय अणु। तो इस ध्रुवीय अणु की प्रेरणा से ये जो क्लोरीन अध्रुवीय प्रवृत्ति का है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इसकी प्रेरणा से ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवित प्रवृत्ति का अणु परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अध्रुवीय क्यों है, क्योंकि क्लोरीन अणु जो है उसमें दोनों परमाणु कौन है, क्लोरीन, और जब सहसंयोजक बंध समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य बनता है तो वो अणु कैसा होता है, अध्रुवीय प्रवृत्ति का यौगिक होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रेरणा से क्या हो गया, इसमें आंशिक रूप से क्या उत्पन्न हो गया, ध्रुवणता का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण आता है। तो इस तरह से अगर किसी ध्रुवीय अणु की प्रेरणा से किसी अध्रुवीय अणु में ध्रुवणता का गुण यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, उसे नाम दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात अपने को ये। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रकार का जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, जो अपने बहुत ज़्यादा काम में आने वाला जो बल है, उसे अपने नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बल, ठीक है। इसे क्या नाम दिया जाता है अपने, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बल कैसा है, हमने कहा एक प्रकार का द्विध्रुव आणविक बल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस द्विध्रुव आणविक बल में एक विशेषता होगी कि इसके अंदर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब हाइड्रोजन परमाणु का योग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ, जब इन तत्वों का योग हाइड्रोजन के साथ होता है तब वो तत्व क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो अपने के हाइड्रोजन बंध क्या है, तो कहते हैं जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व
सहसंयोजक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े रहते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण लें, अपने एक सामान्य सा उदाहरण लें कि अपने कहते हैं कि हाइड्रोजन का योग सहसंयोजक बंध से वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर अपने परिभाषा में यही कहा था ना कि जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व सहसंयोजक बंध के द्वारा किसके साथ जुड़े हुए हों? हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हों। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? आंशिक धनावेश। और इस तरह से ये एक ध्रुवीय अणु का निर्माण कर लेता है। अब इस ध्रुवीय अणु के संपर्क में जब ऐसा ही कोई दूसरा ध्रुवीय अणु जिसके अंदर यही सेम कंडीशन लगती हो, वो इसके जब संपर्क में आया, देखिए ये इसके संपर्क में आया, और इसके संपर्क में आने से यहाँ पर दो ध्रुवीय अणु बन गए अपने पास। देखो एक ये द्विध्रुव हो गया और एक ये द्विध्रुव हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कैसा है? द्विध्रुव आणविक बल का ही एक उदाहरण है, लेकिन थोड़ा सा अलग हुआ। यहाँ पर अलग बात क्या है कि ये द्विध्रुव आकर्षण बल से थोड़ा प्रबल बल है। अगर वांडरवाल बलों में सबसे प्रबल बल अगर पूछा जाए तो वांडरवाल बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी अपने वांडरवाल बलों का अध्ययन किया है, उन सभी वांडरवाल बलों में से सबसे प्रबल प्रवृत्ति का यदि कोई बल होता है तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो विद्युत ऋणी या दो ध्रुवीय अणुओं के बीच में ये जो लगने वाला, अपने ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बंध को अपने कैसे दर्शाया जाता है? 3 डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन बंध को कैसे दर्शाया जाएगा? 3 डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बंध को हमेशा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दो ध्रुवीय अणुओं के बीच में ये जो बल लग रहा है, इस बल को अपने क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बंध इसे नाम दिया जाएगा। तो क्या नाम देंगे इसे? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्लियर होगी चीज़? हाइड्रोजन बंध क्या चीज़ है। अब हाइड्रोजन बंध के बारे में अपने यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो ये सबसे प्रबल प्रकृति का होता है। अभी तक जितने भी बल पढ़े हैं उन सभी बलों में जो प्रबल बल अगर पूछा जाए तो वो प्रबल बल कौन सा है? हाइड्रोजन बंध होगा। वांडरवाल बलों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अन्य बलों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको दर्शाया कैसे जाता है? डॉटेड रेखा से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, तो डॉटेड रेखा से किसे दर्शाया जाता है? हाइड्रोजन बंध को। और सहसंयोजक बंध को अगर दर्शाया जाता है कि सहसंयोजक बंध को अगर अपने कैसे दर्शाते हैं, तो सहसंयोजक बंध को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, और उपसहसंयोजक बंध अगर बनता है, उपसहसंयोजक बंध अगर बनता है तो उसको दाता से ग्राही की तरफ इस तरह से एरो लगाकर दर्शाया जाता है। तो 3 बंधों का रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये रेखांकन बता रहा है कि अगर हाइड्रोजन बंध है, उस हाइड्रोजन बंध को कैसे दर्शाया जाएगा? डॉटेड लाइन से दर्शाया जाएगा। तो ये दर्शाना किसका है? हाइड्रोजन बंध का। सहसंयोजक बंध को एक कंप्लीट लाइन से अपना दर्शाया जाता है और उपसहसंयोजक बंध को एरो से दर्शाया जाता है। और एरो किस तरफ लगता है? दाता से किस तरफ लगता है? ग्राही की तरफ लगता है। और पोलैरिटी को देखो दर्शाने के लिए, ध्रुवणता को दर्शाने के लिए अपने क्या लगाया गया है? तीर लगाया गया है कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ, और इस एरो को अपने इस तरह से यहाँ पर काट देते हैं। तो ये बंधों का रेखांकन है, किस तरह से बंधों को दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ये तो गया हाइड्रोजन बंध। ठीक है, परिभाषा अपने को समझ में आ गई। अब आती है कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, उसकी और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। ठीक है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के प्रकारों की बात करेंगे कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के अपने को देखने को मिलते हैं। इनमें से पहला जो हाइड्रोजन बंध है वो होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। पहला कौन सा होता है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा जो हाइड्रोजन बंध होता है उसे अपने नाम देते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। देखिए, अंतर और अंतरा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होगा अंतरा अणुक
हाइड्रोजन बंध। सबसे पहले बात करें कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है। ये जो बंध बनता है, यह बंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। ये कब बनता है, पहले की बात करता हूं मैं। समान या दो भिन्न, समान हो सकते हैं वो अणु या कह सकते हैं दो भिन्न यौगिकों के, दो भिन्न यौगिकों के अलग अलग, दो भिन्न यौगिकों के अलग अलग अणुओं के बीच में बनते हैं, अलग अलग अणुओं के बीच में बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो अपने से पूछे कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कब बनता है, तो अपने कह सकते हैं कि वो अणु कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यौगिकों के अलग अलग अणुओं के बीच में जो बंध बनेगा वो बंध कैसा बनेगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, कैसे उदाहरण ले सकते हैं अपने, देखो कि अभी अपने बात की थी कि HF, एक अणु ले लिया इसका, और इसी तरह से HF का दूसरा अणु और ले लिया। तो यहाँ पर देखा आपने ये दो समान, ठीक है, ये क्या हुए, दो समान हो गए ना, समान यौगिक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेकिन अलग अलग, एक ही अणु में नहीं बन रहा, दो अलग अलग अणुओं में दर्शा रहे हैं यहाँ पर अपने। ठीक है, इसी तरह से अपने देख सकते हैं H2O में देख सकते हैं, तो ये H2O की संरचना होगी, तो जल का अणु, और जल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब एक जल का अणु और इसके संपर्क में जब दूसरा जल का अणु आ जाएगा तो यहाँ पर भी अपने को जो देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन बंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अपने समान अणु है लेकिन है अलग अलग, दो भिन्न यौगिक है, एक जल का अणु दूसरा जल का अणु। ठीक है, तो H2O हो गया, HF हो गया, इसी तरह से NH3 भी हो सकता है, तो ये हमारा NH3 का अणु हो गया। तो NH3 में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो जब अमोनिया का अणु दूसरे अमोनिया के अणु के संपर्क में आता है तो वो किससे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है। तो ये देख सकते हैं दो समान अणुओं की बात कर रहे हैं लेकिन यौगिक क्या है, अलग अलग है, एक यौगिक दूसरा यौगिक। इसी तरह से अपने बात करते हैं जल व अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो जल और अल्कोहल में अगर हाइड्रोजन बंध को दिखाया जाए तो ये तो हो गया हमारे पास जल का एक अणु। ठीक है, ये तो हो गया जल का एक अणु, ठीक है, जिसमें आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। अब ये जो संपर्क में आएगा किसके, अल्कोहल के, और अल्कोहल का सामान्य सूत्र लेते हैं ROH। तो अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध बन रहा है, दो भिन्न भिन्न यौगिकों के अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, दो भिन्न भिन्न, एक जल का अणु है और एक किसका है, अल्कोहल का अणु है। ये हो गया जल और ये किसका अणु हो गया, अल्कोहल अणु हो गया। तो आपने कहा दो भिन्न भिन्न यौगिकों के अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो पहले उदाहरण लिए थे वो लिए थे समान यौगिकों के, समान यौगिक HF HF, H2O H2O, NH3 NH3, तो समान यौगिकों के लेकिन अलग अलग अणु, एक अणु ये है दूसरा अणु ये है, एक अणु ये है और दूसरा अणु ये है, इसी तरह से एक अणु ये है और दूसरा अणु ये है। लेकिन दूसरे उदाहरण में क्या लिया आपने, दो भिन्न भिन्न यौगिकों के, एक जल का यौगिक ले लिया एक अल्कोहल का यौगिक ले लिया, के अलग अलग अणुओं के बीच में, ये जल का यौगिक हो गया और ये अणु किसका हो गया, अल्कोहल का अणु के बीच में जो बनने वाला जो बंध है वो बंध कौन सा होगा, अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध होगा। इसमें देखें कि जो हाइड्रोजन का जो जुड़ाव है वो हाइड्रोजन का जुड़ाव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ ही अपने को देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के बाद में दूसरे प्रकार का जो हाइड्रोजन बंध अपने डिस्कस करते हैं वो कौन सा था, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतर अणुक के बाद में दूसरा हाइड्रोजन बंध कौन सा है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध की बात करेंगे। और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होगा, ये बंध एक ही अणु में उपस्थित, ये बंध एक ही अणु में उपस्थित, ठीक है, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। अब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं वो अपने बात कर चुके हैं। फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में बनता है, के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका उदाहरण लेते हैं अपने। इसका उदाहरण है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसका उदाहरण क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखिए, ये संरचना है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की। ये देखो यहाँ पर उपसहससूचक बंध को दर्शाया गया है और ये डबल बॉन्ड दो सहससूचक बंध दिखाए गए हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो यहाँ कहता है देखो एक ही अणु में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एक ही अणु लिया गया है। तो एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु, और अधिक विद्युत ऋणी। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। तो इनके बीच में जो बंध बनेगा, ठीक है, 3 डॉटेड से इसको दर्शाना है। इनके बीच में जो बंध बनेगा उस बंध को क्या नाम दिया जाएगा? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये जो बंध है वो कौन सा है? यहाँ पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, किस प्रकार से अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो ये थे वान डेर वाल बलों के प्रकारों की बात कि वान डेर वाल बल कितने प्रकार के हो सकते हैं। आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में अपने यहाँ पर इन बलों को संपन्न करने के बाद में ये बल थे किसी भी अवस्था के लिए उत्तरदायी कारक, या अवस्था किस तरह से निर्मित होती है। इसके अगले वीडियो के अंदर अपने गैसीय अवस्था का अध्ययन करेंगे कि गैसीय अवस्था कैसे बनती है और उसके क्या क्या गुण अपने को देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।